ठीक है, मैं वहाँ पे अच्छा अर्न कर रहा था, मतलब अच्छी लाइफ थी, बट मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं बना। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो हमारे बेटे ने सिद्ध कर दिया कि मैं पढ़ लिख के भी किसान बनना चाहता हूँ। मैं ना ऐसे फार्मिंग में काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले तो 1-2 बार बोला कि ठीक है यार, तू जॉब कर रहा है वहाँ पे, अच्छा काम कर रहा है, तो एक बार सोच ले। मैंने कहा नहीं, आई हैव डिसाइडेड, मैं अब फार्मिंग में आऊँगा और कुछ अलग करें। ये जो अंजाम है आप देख रहे हैं, सारा मैकेनाइज कर दिया लगभग डेयरी फार्म जो हमारा, और भी हमने जो खेती में भी अब नए नए जो औजार इनोवेटिव जो हैं अभी नए आ रहे हैं, उनमें भी हमारा। इसमें मैम क्या रहता है कि एक कंप्रेसर और मोटर रहता है मिल्किंग मशीन में, जो वैक्यूम क्रिएट करता है। उसके बाद ये जिस गाय पे, जिस स्पॉट पे हमने मिल्किंग कर रही होती है, वहाँ पे हम पाइपलाइन से इसकी जो है कंप्रेसर वाला ये लाइनर लगाते हैं इसके ऑर्डर पे, और ये अपने आप मिल्किंग करके फैच करके ये बकेट। रिसेप्शन जो फार्मर्स के लिए बना हुआ है कि यार जो किसान होता है वो बेचारा होता है। मेरे फादर साहब स्नेक बाइट से खेती में काम करते, वो चले गए थे इस दुनिया से, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, तो मैंने पहले इनकी पढ़ाई पे आता है मशीनरी में, तो रादर देन इंजीनियर को कंपनी से बुलाने से मैं उसको खुद ही देख लेती। हमारा यूथ जो है वो आना नहीं चाहता। एम्प्लॉयमेंट आज के समय में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किसी प्राइवेट जगह पर जाएं या क्या करें। पर आज के समय में एक ऐसी भी एग्जाम्पल मौजूद है जहां की बात करें तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर ये कहा कि वापस अपने खेतों में चलते हैं, वापस अपने फार्मिंग सेक्टर में चलते हैं, वापस वहाँ पर चलते हैं जहाँ से हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हम लोग बने हैं, जहाँ के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं। जी हाँ, आज के समय में ऐसा है कि जितने भी किसान हैं उनके परिवार किसानी छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस सेक्टर में ना तो पैसा है, ना तो हमें कोई ऐसी सब्सिडी मिलती है, और ना ही गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, तो इस सेक्टर में आने का मतलब ही क्या है। पर कई ऐसे लोग भी हैं जो इसकी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि बेटा आप जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि ये सब जो आपकी सोच है गलत है। अभिनीश जी इस सोच को बिल्कुल ही अलग करते हैं, युवा है, और ये बात कहते हैं कि आप लोग इंजीनियरिंग छोड़कर इस सेक्टर में आ सकते हैं और अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को किसी के अंडर रहकर ही अच्छे पैसे मिल सके। ऐसा इनके आइडिया कैसा आया, क्यों आया, कब आया, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कब आपको ये लगा कि आखिरकार यही सेक्टर क्यों? नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा मेरे फार्म में विज़िट करने के लिए। मेरा नाम अभिनीश खजूरिया है और मैंने बीटेक करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैम मैं जॉब में चला गया, आईटी सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था गुड़गांव में। तो जैसे मैम मैंने 12th करी थी अपनी, तो तब सभी फ्रेंड सर्कल का था कि अभी आगे क्या करें, डिस्कस करते थे। तो कोई कह रहा था डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे। तो वैसे ही हमारे में भी था कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं, होड़ में चले गए इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उसके बाद मैम इंजीनियरिंग करने के बाद क्या हुआ कि मैं सोचा कि अभी मैंने इंजीनियरिंग करी है, अब मैं जो इसके रिगार्डिंग जॉब करता हूँ। फिर मैंने जॉब करी, मैंने 2-2.5 साल जॉब करी, आईटी सेक्टर में मैंने काम किया। फिर मुझे वहाँ रह के लग रहा था कि कहीं ना कहीं यार मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं था व्हाट आई वाज डूइंग। तो मुझे था यार कुछ अलग करना है सोसाइटी के लिए। और फार्मिंग का, डेयरी फार्मिंग का ऐसे था कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और बचपन से ही मतलब मेरे घर पे खेती और ये सब चीज़ें हम देखते थे। और मेरे फादर जो हैं वो बहुत इनोवेटिव फार्मर है, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके ही मतलब हम देखते थे वो हर एक कुछ ना कुछ नया मतलब करते थे। तो एक लगाव जो है वो बचपन से ही था फार्मिंग से, खेती से। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मुझे कुछ ना एक परसेप्शन जो फार्मर्स के लिए बना हुआ है कि यार जो किसान होता है वो बेचारा होता है, या किसान जो है वो मतलब अच्छे से एक अनऑर्गेनाइज्ड सा सेक्टर इसको माना जाता है ना फार्मिंग को। तो बहुत सारे लोग, अभी हमारा यूथ जो है वो आना नहीं चाहता फार्मिंग में, आप जानते होंगे। तो मैंने कहा कि यार इस चीज़ को चेंज करते हैं, मतलब कुछ किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मोर ओवर मुझे जो मैं जॉब कर रहा था उसमें भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। उसमें तो अच्छा खासा सैलरी होगी आपकी गुड़गांव जैसे इलाके में, अगर आप
सैलरी पैकेज के अगर फ्रेशर की बात करें उनको भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो मतलब आप एक इंजीनियर, वो भी अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की हुई तो अच्छा पैकेज होगा। बिल्कुल। उस पैकेज को छोड़कर आपको लगा कि यहाँ पर आऊँगा, उतना तो पैकेज होगा नहीं, तो फिर कितना मुश्किल हो सकता है घर वालों के लिए भी। जी जी मैम, ऐसे है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। ठीक है, मैं वहाँ पे अच्छा अर्न कर रहा था, मतलब अच्छी लाइफ थी, बट मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मतलब आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। तो फिर मैंने मैम 2-2.5 साल जॉब करके और इंजीनियरिंग करके मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि 2019 में जब मैं वापस आया यहाँ पे, तो ऑलरेडी मेरे फादर ने एक डेयरी फार्म स्टार्ट किया था 15 to 20 कैटल का। तो मैंने कहा कि पापा से जब मैंने बोला कि पापा मैं ना ऐसे फार्मिंग में काम करना चाहता हूँ तो उन्होंने पहले तो 1-2 बार बोला कि ठीक है यार, तू जॉब कर रहा है वहाँ पे, अच्छा काम कर रहा है, तो एक बार सोच ले। मैंने कहा नहीं, आई हैव डिसाइडेड, मैं अब फार्मिंग में आऊँगा और कुछ अलग करेंगे। तो फिर एक टाइम पे आप पापा को भी लगा कि नहीं यार, मतलब अगर ये कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ उस चीज़ को लेकर पैशन होएगा। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आजा, हम काम करते हैं साथ में इसमें। तो फिर मैम मैं आया, मैंने फिर डेयरी फार्मिंग का हमने प्लान किया कि हम 100 कैटल तक लेके जाएंगे। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक का, अपनी स्टडीज़ का यहाँ पे मेरे को ये बेनिफिट हुआ कि जैसे मैंने स्टडीज़ करी थी उसमें जो टेक्नोलॉजी थी, मैंने कहा कि मेरी स्टडीज़ का यहाँ फार्मिंग में, जैसे डेयरी फार्मिंग को एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह देखा जाता है, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग को, तो मैंने कहा यार इसको भी क्यों ना, जैसे MNCs में या कंपनीज़ में पूरा प्रॉपर सेटअप होता है, एक मैकेनाइज्ड तरीके से सब कुछ होता है, तो फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग को भी क्यों ना हम ऐसे करें। तो मैं यूट्यूब वगैरह पे सर्च करता था, देखता था अब्रॉड में कुछ फार्म्स, वो मैंने मतलब यूट्यूब पे देखे। तो फिर उसके हिसाब से मैंने मैम यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस करी अपने डेयरी फार्म में। जैसे हमारी जो मिल्किंग होती है वो मिल्किंग मशीन से थ्रू होती है, प्रॉपर हाइजेनिक, बिल्कुल हाथ टच नहीं होता उसमें। तो उसके बाद जो हमारी मिल्क है वो BMCs में जाता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो 4 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रहता है और वो नेक्स्ट डे तक उसको, मतलब उसकी सेल्फ लाइफ रहती है। तो उसके बाद मैम ये कुछ मशीन जैसे टोटल मिक्स राशन करके, ये TMR पीछे है, तो इसका क्या है कि एनिमल प्रॉपर ना डाइट ले नहीं पाता था, कि इसमें था कि इसमें क्या है, इसका मिक्सिंग का काम है, ये प्रॉपरली जो कंपोजिशन है उसको मिक्स करता है और जब कैटल वो खाता है तो उसकी आउटपुट मिल्क यील्ड जो है वो बेटर रहती है। तो फिर ये सब चीज़ें मैम लाई। तो इन फ्यूचर अब जैसे हमारे क्या है कि 3 काउंटर्स चल रहे हैं जम्मू में, तो हमारी जो मिल्क वैन है वो सुबह जाती है और अपने काउंटर्स पे हम अपना मिल्क सप्लाई करते हैं। तो फ़िलहाल तो मैम हम रॉ मिल्क ही सेल कर रहे हैं। इन फ्यूचर जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं इसको पैकिंग एंड प्रोसेसिंग करके और फिर आगे मार्केट में, मतलब अपनी ब्रांडिंग से मैं इसको सेल करूँगा, जिसमें आपका मिल्क रहेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स रहेंगे, बाई प्रोडक्ट्स सारे रहेंगे और कुछ फ्लेवर्ड मिल्क, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। प्लस मेरा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का है, जिसमें जो छोटे फार्मर्स हैं जिनका आप 2, 4, 10 गाय रखी हुई हैं, उनको मैम प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता दूध का। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ साथ जो है उनको भी हेल्प होनी चाहिए, तो मैं उनसे दूध कलेक्ट करूँगा और आगे उसको पैक करके और उसकी मतलब ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके आगे मार्केट में सेल करूँगा। हमारे में होता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं उपयोग में आ ही जाती है। जी। आपकी इंजीनियरिंग यहाँ पर कितना साथ दे रही है आपका? किस किस इक्विपमेंट में आपका साथ दिया? क्या आपने जो इक्विपमेंट्स आप दिखा रहे हैं वो इक्विपमेंट्स आपने खुद ने मैन्युफैक्चर करवाने की कोशिश की या क्या किया? इसमें मैम ऐसे रहता है, जैसे सबसे पहले मैंने मिल्किंग मशीन इंस्टॉल करवाई, तो उसके बाद ये BMCs हैं या TMR है, तो इसमें भी काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें रहती हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ आ गई है ना, पैनल्स रहते हैं, तो उसमें अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है मशीनरी में, तो रादर देन इंजीनियर को कंपनी से बुलाने से मैं उसको खुद ही देख लेता हूँ। तो दिस इज़ द वे कि मैं मतलब इसमें काम कर रहा हूँ और अपनी जो मेरी फील्ड थी उसका इसमें उपयोग कर पा रहा हूँ मैम। उसके बाद मैम जैसे मैंने कैटल फीड मिल भी अपनी लगा ली है,
कैटल फीड का प्लांट। अब हमारे फार्म में जितनी भी हम फीड डालते हैं वो सारी हम अपने प्लांट में मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके अलावा और जितने जम्मू में डेयरी फार्म्स हैं और जितने मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट है फीड की, तो मतलब फार्म्स में भी हम बेचते हैं और खुद के लिए भी तैयार करते हैं और बाकी डेयरी फार्म्स में भी प्रोवाइड करवाते हैं कैटल फीड। यहाँ पे इनके साथ, अब क्योंकि इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? कोई ऐसी गाय जो आपके साथ शुरुआत से अभी तक हैं, जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट हमेशा रहा है, उन्होंने आपको कभी मोटिवेट किया हो कि भैया तुम कहाँ वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, तुम मेरे पास रहो, हमारे साथ रहो, ऐसा कभी कुछ? बिल्कुल मैम, ऐसे है कि इसमें से कुछ गाय ऐसी भी हैं जब हम छोटे होते थे बचपन में, तब वो पापा ने छोटे छोटे काफ्स लाए थे अपने फार्म पे रखने के लिए, घर पे मतलब दूध अपने घर के लिए। तो वो गाय अभी भी मैम हमारे पास है और वो अभी मतलब काफ़ी एजड हो गई हैं, लेकिन हम उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है ना, एनिमल्स के साथ जैसे डॉग्स के साथ अटैचमेंट रहती है, वैसे ही काउस के साथ भी हमारी एक अलग से अटैचमेंट रहती है। इनके सबके हमने नाम रखे हुए हैं, तो बाय नेम हम इनको बुलाते हैं एंड दे नोज़ कि हमारा मतलब इनके साथ एक अलग अटैचमेंट है। कभी भी हम यहाँ पे घूमते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं मतलब। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मैम, एक मतलब लाइवली एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ। खाने के लिए भी क्या इनका कुछ अलग से रहता है कि उसको ज़्यादा खाना मिला, हमें खाना कम मिला, या आपके पास तो खुद ही आपको कहीं से बाहर खाने की लाने की ज़रूरत है नहीं, तो आप खुद ही यहाँ पे कुछ वैसा कुछ अलग अलग से डाइट आपने प्लान किया होता है इनके लिए कि ये वाला डाइट इनका है, ये वाला डाइट किसका है? बिल्कुल मैम, इसमें ऐसे है कि जैसे मैम अभी हमारे पास 100 कैटल के अराउंड हो गए, तो जिसमें से अलग अलग हैं, जैसे कुछ मैक्सिमम गाय तो मिल्किंग वाली गाय होती है और उसमें कुछ हीफर्स रहती हैं और कुछ काफ्स रहते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं काफ्स। तो उनके लिए सबके लिए मैम अलग अलग डाइट है। हमने सेक्शंस बना रखी हैं पूरे डेयरी फार्म में। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको जो काफ्स हैं उनको हम बॉटल से फीडिंग करते हैं मिल्क, और उसके बाद काफ स्टार्टर फीड आती है वो अलग से डलती है। जो हीफर है, ग्रोइंग जो काफ है, उसके लिए हम अलग कॉम्पोजिशन तैयार करते हैं। उसके बाद जो मिल्किंग एनिमल्स है, जैसे 30 to 35 लीटर 40 लीटर वाली गाय है, उसके मिल्किंग कॉम्पोजिशन जो फीड का कॉम्पोजिशन होगा उसका अलग रहेगा, है ना, हाई यील्डर गाय का। फिर उसके बाद जो 20 से 25 लीटर वाली गाय है उसका जो है वो कॉम्पोजिशन अलग रहेगा। इसलिए सभी गाय को उनकी जो काम के हिसाब से उनको डाइट दी जाती है मैम। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमने आपका मिल्किंग किस तरीके से होती है वो आपने अपने हमें दिखाया, पर बात ये होती है कि उसमें से ये भी रहता है कि कई लोगों का उसमें एक मिथ होता है कि उसमें उनके लिए ज़्यादा परेशानी होती है या कभी ब्लड आता है या कुछ ऐसा। यहाँ एक्चुअली में क्या होता है मैम? ये सब कब तक रहता है जब किसी ने कोई चीज़ देखी नहीं है, मतलब लाइव देखा नहीं है कि वो चीज़ कैसे काम करती है, तो उसमें फिर रहता है कि यार ऐसे हो जाता होगा वैसे हो जाता। अब हम जैसे मिल्किंग करते हैं मैम, तो उसमें जो हम ऑर्डर पे लाइनर सेट लगाते हैं मिल्किंग के लिए, फेच करने के लिए मिल्क, तो उससे जैसे मसाज होता है गाय को, वो बिल्कुल परेशान नहीं होती है। बहुत इजी प्रोसेस है वो। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी कोविड के दौरान लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हाइजीन का बहुत एक मतलब मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अगर हम मशीन से करेंगे तो उससे ये रहेगा कि बिल्कुल अनटचेबल वो दूध रहेगा, है ना, क्वालिटी वाइज वो इम्प्रूवमेंट रहेगी। और मशीनरी से ये रहता है कि एक तो ईजीली काम हो जाता है जल्दी, और सेकेंडली ये है कि लेबर जो है वो मतलब कम यूज़ होती है। आप यहाँ पे एक्चुअली इस समय ये कहा जा रहा है, जितनी भी सरकारें आ रही हैं कि भैया खुद से कुछ करो, अपने साथ साथ और लोगों को भी लगाओ ताकि उनको भी थोड़ा सा रोजगार दे पाओ। क्या आपको लग रहा है कि मैं उस चीज़ में इस समय सक्षम हो गया हूँ कि खुद भी मैं रोजगार ले रहा हूँ और जितने लोग हैं मैं उनको भी रोजगार दे पा रहा हूँ? मैम, इसमें ऐसे है कि एक फ्रेज़ है, आप जानते होंगे, इट्स बेटर टू बी ए जॉब प्रोवाइडर देन टू बी ए जॉब सीकर। तो उसको मैं बहुत अच्छी फ्रेज़ मानता हूँ। तो अभी मेरे को इस बात से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि एक टाइम था जब मैं जॉब कर रहा था, तो तब मैं किसी के लिए काम कर रहा था। आज टाइम है कि 10 से 15 फैमिलीज़ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जिनको मैं जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी वजह से 10 से 15 लोगों को रोज़गार मिला है। एंड मोर ओवर मैम, अगर आप देखेंगे कि सभी लोग अगर सोचेंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब करें या फिर जॉब करें, सभी जॉब में चले जाएंगे इनटू जॉब,
तो फिर ये अपनी विरासत जो खेती, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें कौन देखेगा, या फिर बिजनेस कौन करेगा? आपको पता है आजकल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। मोदी जी बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहे हैं कि स्टार्टअप होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली कि आप कहीं मतलब जॉब करने जा रहे हो या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, तो वो भी तो बंदा सेटल है ना। तो उसके अलावा तुम किसी को जॉब दे रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मतलब एक यूथ को ये कहना चाहूँगा कि सभी जॉब की होड़ में भागने से बेटर है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, है ना, और स्टार्टअप्स करो। अपने आइडियाज़ जो मैं ये नहीं कहता कि एग्रीकल्चर में ही आओ, उसमें ही आओ, जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से अगर हम सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो वो सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अब इनकी क्या राय है ये तो आप सुन चुके हैं, अब इनके पिताजी की क्या राय है वो सुनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं पिता माता का इतना सपोर्ट होना चाहिए जब आप कुछ इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। अब उनके डिसीजन में या इनके डिसीजन में उनका कितना सहयोग था या उनके डिसीजन में इनका कितना सहयोग था, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। कुलभूषण जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। अब ये कितने प्राउड फादर हैं या फिर ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मूर्खता थी, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। ये एक बच्चे के लिए क्या है, एक प्राउड फीलिंग आ रही है या लग रहा है कि बच्चे की एक मूर्खता है जो इस समय वो ये कर रहा है? देखो, मुझे तो प्राउड फील होता है इस बात से कि कम से कम ये जो भारत देश का नारा है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो हमारे बेटे ने सिद्ध कर दिया कि मैं पढ़ लिख के भी किसान बनना चाहता हूँ। तो इससे मुझे प्राउड है। आज जो समाज में धारणा है कि पढ़ लिख के बच्चे खेती का काम नहीं करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि अगर बाकी विदेशी कल्चर को लोग अडाप्ट करते हैं तो ये कल्चर भी विदेशों में है कि पढ़े लिखे लोग खेती करते हैं। और हमारे पूरे भारत देश के अगर नौजवान जो पढ़े लिखे खेती में आएंगे, जो जैसे हो रहा है अभी, बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे जो खेती में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक खेती को भी बूस्ट मिलेगा और आने वाला काल जो है भारत देश के लिए भी प्राउड फील होगा। जैसे अंधाधुंध पेस्टिसाइड का लोग इस्तेमाल करते हैं इलिटरेसी की वजह से, या कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो कहीं नेशनल लेवल पे मापदंड हैं जो वहाँ फिट नहीं बैठती, तो वो मुझे लगता है कि आने वाला काल जैसे धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे बच्चे, और थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो सोशल स्टेटस था, मतलब एक फार्मर का और कोई दूसरे शोबे के लोग, बिजनेसमैन है या कोई एम्प्लॉयमेंट किसी शोबे में भी है, तो वो सोशल स्टेटस का गैप जो है वो सोसाइटी में दूर होना चाहिए। किसान को भी ऐसे अच्छी नज़र से देखा जाना चाहिए, जैसे पूर्वज हमारे बताते थे, अन्नदाता कहते थे, और किसानों को बड़ी अच्छी श्रेणी में लिया जाता था। डोगरी की कहावत मैं कहूँगा, ये पुरानी कहावत, उत्तम खेती मंदम व्यापार नखिद चाकरी पिख द्वार, मतलब सर्वोपरि खेती थी और दूसरे नंबर पे व्यापार था और तीसरे नंबर पे नौकरी होती थी। जबकि ऐसे बिल्कुल अपोजिट हो गया कि पहले स्टेज पे नौकरी आ गई। अब बात करें अगर कि कोई किसी के, मेरे ही मानो 2 बच्चे हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस करता है छोटा बेटा, तो जो रिश्ता आता है तो पहले छोटे बेटे के लिए बोलते उसकी बात कर लो भाई, उसकी कैसे कर लो भाई, जो खेती में अन्नदाता के रूप में जो लोगों को, एक नेशन को पूरे को अनाज पैदा करके सारी, मतलब पूरी जो एक जीवन के लिए चीज़ें होती हैं खाने के लिए रोज़मर्रा की, वो किसान ही तो पैदा करता है। दूध से लेके सब्जियाँ, अनाज, सारा कुछ मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम खेती से पैदा होता है। उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये जीवनदाता है, पालनहारा है। तो जब लोग ये सोचेंगे कि एक किसान को उस श्रेणी में देखेंगे तो किसान की इज्जत होगी समाज में, और सब लोग, जो यूथ भी सोचेगा नहीं यार किसान की तो इज्जत होती है समाज में, तो तब वो सोसाइटी को एक सोचना पड़ेगा और उसमें आना पड़ेगा लोगों को। कैटल फार्मिंग आपने शुरुआत कर दी थी जी जी, बट उसके बाद उनकी पढ़ाई को लेकर, अभिनीश ने जो पढ़ाई की उसके बाद कितनी ग्रोथ हुई? पहले ग्रोथ थी या उसके पढ़ाई के बाद जो है वो ज़्यादा ग्रोथ आई? नहीं मैम, ऐसा था कि मैं इतना नहीं पढ़ा था। एक्चुअली मैं छोटी बचपन में था, 10 साल का, मेरे फादर साहब स्नेक बाइट से खेती में काम करते, वो चले गए थे इस दुनिया से। तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, तो मैंने पहले इनकी पढ़ाई पे फोकस करा और अच्छे स्कूलों में, अच्छे जो भी मेरिट में अच्छे स्कूल आते थे वहाँ से इनको एजुकेशन मिली। और मुझे आज ये गर्व फील होता है कि ये पढ़ लिख के बच्चे जो हैं
जैसे मैं काम करता था एक ट्रेडिशनल फार्मिंग, हम इतनी जानकारी नहीं रखते थे। नेट का आजकल ज़माना है, मुट्ठी में दुनिया बोलते हैं, ऐसा है। तो इन्होंने जो आके यहाँ पे तरक्की करी, 2019 में ये वापस आए थे और एक फ़ैसला ले लिया कि मैंने खेती करनी है पढ़ाई लिखाई के बाद। तो आज मुझे लगता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई का ये जो अंजाम है आप देख रहे हैं, सारा मैकेनाइज कर दिया लगभग डेयरी फार्म जो हमारा। और भी हमने जो खेती में भी अब नए नए जो औजार इनोवेटिव जो हैं अभी नए आ रहे हैं, उनमें भी हमारा फोकस है। तो ये पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा होता है, पढ़ने लिखने का जो इन्होंने फैसला लिया खेती करने का, मुझे लगता है ये दूसरों के लिए रोल मॉडल है। बिल्कुल, एक पिता इस समय इतना प्राउड है, उनको ये बिल्कुल नहीं लगता कि मूर्खता नहीं है। एक आखिरी में सवाल मैं करूंगी, क्योंकि आपने यहाँ पे मैंने बहुत अलग अलग तरह की गायें देखी, अगर आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सके कि कौन कौन सी ब्रीड जो है गाय की आपके यहाँ पर है, और लोगों को आके एटलीस्ट और कुछ नहीं देखना ज़रूर चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या है। मैम ऐसा है कि हमने जब ये शुरू किया था 2014 में जी, तो हमारे पास ये भी एक सोच आई कि हमारा पैसा, हमारी जो स्टेट ड्यूटी है अभी, इसका पैसा बाहर आउट ऑफ स्टेट जाता है। तो तब से मेरे दिमाग में था कि हमने अपनी स्टेट का पैसा अपने किसानों को दिलाना है। तो उस उद्देश्य से मैंने काम स्टार्ट किया था। हमारी ब्रीड का भी अब काम जो है, ब्रीड प्रमोशन पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास शाहीवाल है, गीर है, जर्सी है, और ये राठी थी, और अपने HF जो मेन जो इस वक्त हमारा जो सारा ज़्यादा मिल्क निकलता है वो HF से निकलता है। तो अब जो बच्चे हैं बेरोजगार बच्चे, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आप माने कि दूध के लिए काम मत करिए, आप गाय पालिए, बछड़ियाँ, अच्छी अच्छी बछड़ियाँ पालिए। और हमारे जो खरीदार लोग हैं, जैसे हमारे अवनीश जी ने ये किया, और बहुत सारे इनको देकर जुआ आ रहे हैं इसमें। तो मैं चाहूँगा कि हमारी स्टेट में उनको अपने क्लाइमेट में पली हुई गाय जो है वो मिल जाएगी अच्छे रेट में, और पैसा हमारे किसान के जेब में जाएगा। 2019 में आपको वापस ले जाऊं, जब इन्होंने बोला ही था, उस समय आप में और आंटी में काफी लड़ाई हुई। आंटी ने तो कहा होगा अच्छा गले पुत्र मेरे को वापस आइया, आपके लिए ये सब कुछ हुआ था? नहीं, देखो ये है कि खेती में मैं मानता हूँ जितना एक पुरुष का हिस्सा होता है, उससे ज़्यादा गुना रोल एक मातृ शक्ति का होता है, महिला का होता है। क्योंकि अगर हम बाहर में खेत में काम करते हैं तो वो पीछे सारा खेत घर का काम संभाल के, तो वो पशुपालन के लिए भी छोटा मोटा जो काम है वो कर देती हैं। तो यहाँ पे जो बात उठी थी, हमने पढ़ाया लिखाया, और मैडम ये कहती थी कि पढ़ने लिखने के बाद बच्चा इस काम में आ जाएगा। मैं भी सोचता था कि पढ़ने लिखने के बाद ये सोचा था कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन तो ये वहाँ प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे थे, तब थोड़ा सा फील होता था। लेकिन अभी बहुत प्राउड फील होता है कि हमने जो निर्णय लिया, और जो अवनीश ने निर्णय लिया, ये बहुत सही था, और हम सही ट्रैक पे हैं। समाज को दिशा देने के लिए एक मैं मानता हूँ कि बाकी बच्चों को आज बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इनको भी आते हैं, आपके माध्यम से जो बात जाती है, तो लोग समझते हैं कि हम भी ऐसा काम करें। और हमारी स्टेट में जो बेरोजगारी है, अगर पढ़े लिखे बच्चे हाईटेक खेती करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी होल्डिंग छोटी है, वहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और हमारी रियासत को देश के मुकाम पे ले जाएंगे। सिक्किम स्टेट हमारी पहली स्टेट है जो ऑर्गेनिक है। मैं चाहूँगा कि सरकार भी, आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, आज के बजट में भी ये बात आई है कि ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस आया बजट का, और हमारी स्टेट नंबर 2 इंडिया में हो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और कितना अच्छा आइडिया आप रखते हैं। ये एक परिवार का आइडिया है, और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, दूसरे के घर में पैदा हो, अपने घर में पैदा ना हो। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर से शुरुआत हो, और हमारे घर की जो ये शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता हर एक घर में पहुंचे। जहां पर ये बातें होती हैं कि 25,000 नौकरियां आएंगी, 50,000 नौकरियां आएंगी, फिर आएंगी और कब जाएंगी पता नहीं चलता। उस एक सिनेरियो में इस परिवार ने ये बताया है कि आप उस चीज़ का वेट ही मत कीजिए, आप सरकारों के पास ये चीज़ सोचने के लिए जाइए मत, आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप लोग खुद से कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप लोग भी कार्य कर सकें, आपके घर में आमदन हो। इसके साथ साथ में आपकी जो खुद की पढ़ाई की हुई पढ़ाई है वो किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, ये एक परिवार ने बिल्कुल सिद्ध कर बताया है। सिर्फ अगर मैं बात करूं अभिनीश की या उनके फादर साहब की, सिर्फ उनका ये योगदान है, बल्कि उनकी माता का भी उतना ही योगदान यहाँ पर देना होगा, क्योंकि ये माता को बिल्कुल पीछे कर दे जाए ऐसा तो होता नहीं है। तो उनका भी पूरा पूरा यहाँ पर योगदान है, इस परिवार का पूरा पूरा योगदान है एक नया सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए। अब आपको क्या लगता है कितना
इंस्पायरिंग ये हो सकता है और किससे कितने लोग आप इनसे इंस्पायर होते हैं, या क्या कुछ नया सिनेरियो बन के सामने आता है जम्मू कश्मीर के लिए, ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।